वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ अब आज हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं अगला स्टेप। ठीक है, अब हमें देखना है आफ्टर स्टडिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वी हैव टू स्टडी कि जीन जो है वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, वो कैसे रेगुलर बेसिस पे एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, उनका एक्सप्रेशन का क्या मोड है, वो किस कब एक्सप्रेस होंगे कब नहीं होंगे, तो वो हमें देखना है विद द हेल्प ऑफ द टॉपिक कॉल्ड एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका हम आज इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे और फिर उसके बाद में ऑपरॉन सिस्टम और लैक ऑपरॉन मॉडल की मदद से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि या समझने की कोशिश करेंगे कि जीन जो है वो कैसे एक्सप्रेस होता है। नाउ सी, मल्टी स्टेप प्रोसेस बाय विच अ जीन इज रेगुलेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। ना देखो, जो भी ये प्रोसेस है जीन रेगुलेशन की, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मतलब एक स्टेप में कैरी आउट होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू ये प्रोसेस कैरी आउट होती है। और इसमें जो भी जीन रेगुलेट हो रहा है वो जीन का जब वो जीन रेगुलेट होगा तो एक नया सब्सटेंस या प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होगा। इसलिए कहा है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट क्यों फॉर्म होगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। कहने का मतलब यह है कि जीन रेगुलेशन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस से जुड़ा हुआ है। अगर वो पर्टिकुलर प्रोटीन तैयार होगा तभी जो भी जीन है वो एक्सप्रेस होगा। द जीन विच कैरीज सम इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसलेट की जाएगी और जब वो प्रोटीन आपके बॉडी में तैयार हो जाता है तभी वो जीन से जुड़ा हुआ जो भी फंक्शन है वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है ना, इन यूकैरियोट्स देयर आर सर्टेन लेवल्स, स्टेप्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ये हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए को देखकर एमआरएनए बनता है जो डीएनए से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन लेता है। मतलब एक पर्टिकुलर जीन के पास में जो फंक्शन है वो एमआरएनए के फॉर्म में पहले कोड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद में जो एमआरएनए तैयार हुआ है उसकी प्रोसेसिंग होती है। हमने पढ़ा है कि यूकैरियोट में जो भी एमआरएनए बनता है वो डायरेक्टली यूज नहीं होता, उसको प्रोसेस करने के लिए 3 स्टेप होते हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रोसेस होना जो है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग लेवल। उसके बाद में जो भी ये एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है और फाइनली साइटोप्लाज्म में उसका क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे स्टेप्स के थ्रू ही जो प्रोटीन है, नया पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो इन स्टेप्स को कैरी आउट करने के बाद में ही फॉर्म होता है। ठीक है, देन जीन ऑफ अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। एक जीन जो है वो जो सेल में प्रेजेंट रहता है वो जब रेगुलेट होता है या उसके द्वारा जो भी प्रोटीन है वो तैयार किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन को डिकोड करके जब प्रोटीन तैयार किया जाता है तभी पर्टिकुलर फंक्शंस जो है वो एक्सप्रेस होते हैं और एक जीन कई प्रकार के फंक्शंस कैरी कर सकता है। ठीक है, देन इसके एग्जांपल है जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया का यहाँ पे एग्जांपल है कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम तैयार करता है। कब? जब उसके पास में लैक्टोज मॉलिक्यूल अवेलेबल होता है। ठीक है, लैक्टोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये एंजाइम होना जरूरी है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज वहां पे अवेलेबल है या नहीं है उसके हिसाब से ई कोलाई बैक्टीरिया के सेल में बीटा गैलेक्टोसाइडेज तैयार होगा या तो नहीं होगा। अगर उसके पास में जो भी लैक्टोज एंजाइम है, लैक्टोज एज अ एनर्जी सोर्स सब्सटेंस वहां पे प्रेजेंट है। लैक्टोज हमें पता है इट इज अ टाइप ऑफ शुगर। ठीक है, तो लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत होती है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब तैयार करेगा, जब उसके सेल में लैक्टोज अवेलेबल है और उसे ब्रेक डाउन करना है, उसको मेटाबोलाइज करना है। ठीक है, लेकिन अगर ई कोलाई जो है, ई कोलाई बैक्टीरिया के सेल में लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, लैक्टोज ये प्रेजेंट ही नहीं है सेल में, तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा ही नहीं। मतलब द जीन विच इज अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वो वहां पे एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इस एग्जाम्पल से शायद आपको समझ में आया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीटा गैलेक्टोसाइडेज तैयार होगा या फिर नहीं होगा। अगर सेल में लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तैयार होगा, मतलब वो जीन एक्सप्रेस
होगा उसका क्या होगा, रेगुलेशन होगा। लेकिन अगर ई कोलाई बैक्टीरिया के सेल में लैक्टोज है ही नहीं तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है इसका वो जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने के लिए अवेलेबल होता है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, उसे एक्सप्रेस होने नहीं दिया जाएगा। तो वहां पे यही कहा है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज नॉट सिंथेसाइज्ड, कब, जब ई कोलाई बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज, ठीक है। इसके बाद में दिस स्टेट्स दैट, इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिक या फिर फिजियोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा, मतलब क्या मेटाबोलाइज करना है या फिर आपका क्या फिजियोलॉजिकल चेंज करना है या आसपास का एनवायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक ये डिसाइड होता है कि कौन सा जीन एक्सप्रेस होना चाहिए, कौन सा जीन एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। The development and differentiation of embryo, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि ह्यूमन बीइंग में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म, जब तक कि वो एक एडल्ट बनता है तो यहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ जीन्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे कोऑर्डिनेट होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं, तभी वो एम्ब्रियो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये सारे जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे तो वो एम्ब्रियो एक एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मतलब अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कौन सा जीन एक्सप्रेस होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए ये डिपेंड होता है, ठीक है। देन इसके बाद में certain bacteria adapt to their chemical environment by synthesizing certain enzyme depending upon the substrate present called as inducible enzyme। अब देखो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं वो जिस जगह पे ग्रो होने लगते हैं, जिस एनवायरमेंट में ग्रो होते हैं, उस एनवायरमेंट के मुताबिक उसके हिसाब से वहां पे अपने आप को अडेप्ट करने के लिए वो केमिकल्स का सहारा लेते हैं। वो केमिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी में जो है वो सब्सटेंस को या तो सीक्रेट करते हैं या फिर नहीं करते। इस तरह के जो सबस्ट्रेट है जो उनको उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं इंड्यूसिबल एंजाइम, ठीक है। जो भी एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरियाज अपने बॉडी में तैयार करते हैं टू अडेप्ट बेटर देमसेल्फ इनटू द एनवायरनमेंट विच दे आर लिविंग इन, जिस एनवायरनमेंट में वो ग्रो हो रहे हैं, रह रहे हैं, वहां पे अपने आप को बेटर अडेप्ट करने के लिए वो कुछ सबस्ट्रेट जो है उनके बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और एंजाइम्स तैयार करते हैं और उन सबस्ट्रेट को कहा जाता है इंड्यूसिबल एंजाइम, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अ सेट ऑफ जीन विल बी स्विच्ड ऑन when there is necessity to metabolize a new substrate. The phenomena is called as induction and the small molecule responsible for this is known as inducer. It is positive control. now देखो यहाँ पे दो कंट्रोल बताए हुए हैं, एक पॉजिटिव कंट्रोल और एक नेगेटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल कब होगा, फॉर एग्जांपल जिस बैक्टीरिया के बॉडी में अगर कुछ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, एक नया सबस्ट्रेट है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए वो कुछ नया एंजाइम तैयार कर रहे हैं, तो वो छोटा मॉलिक्यूल जो उसे ब्रेक डाउन करने के लिए यूज किया जा रहा है उसे क्या कहा जाएगा, इंड्यूसर, ठीक है। और इस तरह का जो फिनोमिना है, मतलब इस तरह से जो है उसका ब्रेकडाउन होगा या मेटाबॉलिज्म होगा, उसको कहा जाएगा क्या, पॉजिटिव कंट्रोल, ठीक है। मतलब जरूरत के हिसाब से वो जो भी सब्सटेंस तैयार करेंगे उस सब्सटेंस को इंड्यूसर कहा जाएगा और जब वो ये सब्सटेंस तैयार करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट फिनोमिना विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव कंट्रोल। ना देखो दूसरा, एक्सप्रेसिबल रेगुलेशन ऑफ जीन इज सीन व्हेन द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ बायोसिंथेटिक पाथवे लाइक अमीनो एसिड इज प्रोवाइडेड इन द मीडियम। अब जब वहां पे वो अमीनो एसिड या वो प्रोटीन उन्हें बनाना है जो उन्हें बॉडी में चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे वो अमीनो एसिड उन्हें रेडीमेड अवेलेबल है, ऑलरेडी उनको वो मिल रहा है, तो फिर उन्हें वो एंजाइम या वो जीन एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके मदद से वो उस अमीनो एसिड का इस्तेमाल कर सके। इसीलिए अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव कंट्रोल होगा। एट दिस टाइम इंटरनल बायोसिंथेसिस, जब बाहर ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो खुद बॉडी में वो अमीनो एसिड को तैयार नहीं करेंगे और उसे क्या कहा जाएगा, नेगेटिव कंट्रोल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक एक्सप्रेशन, मतलब जैसा फीडबैक रहेगा उसके हिसाब से आपका सेल या फिर आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, या तो पॉजिटिव कंट्रोल या फिर नेगेटिव कंट्रोल। अगर जरूरत है तो उसे पॉजिटिव कंट्रोल कहा जाएगा, अगर जरूरत नहीं है तो उसे नेगेटिव कंट्रोल कहा जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड
यहाँ पे दोनों तरह का जो एक्सप्रेशन है वो किया जा सकता है और उसे फीडबैक रेगुलेशन या फिर फीडबैक रिप्रेशन कहा जाता है, with which turns off the set of gene involved in producing that metabolite। अब इसका मतलब क्या है कि वो मैकेनिज्म वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, उसकी जरूरत अगर नहीं है तो वो मैकेनिज्म ऑफ हो जाएगा और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो फीडबैक रिप्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से रेगुलेशन ऑफ जीन जो है वो डिपेंड करता है कि किस एनवायरमेंट में, किस वातावरण में और जरूरत के हिसाब से जो है वो कंडीशन डिपेंड करती है कि वहां पे पॉजिटिव कंट्रोल होना चाहिए या फिर नेगेटिव कंट्रोल होना चाहिए, मतलब वो मैकेनिज्म ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आज हमने देखा कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन कैसे होता है। इसके बाद में हमें ऑपरॉन सिस्टम के बारे में बात करना है या ऑपरॉन के कंसेप्ट के बारे में बात करना है, वो हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।